पार्ट बी इलेक्ट्रोकेमिकल शेल। लिखो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, लिखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे, गैल्वेनिक सेल, है ना। यहां लिख लो गैल्वेनिक सेल, कॉमा वोल्टेइक सेल, VOLTAIC, वोल्टेइक सेल, VOL VOLTAIC, वोल्टाइक शेल, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम पे ये सेल होते हैं, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग पहले हेडिंग डाल देते हैं, इसके नीचे कुछ बातें लिख लो। देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है। इलेक्ट्रो सेल का एग्जाम्पल क्या आपको समझ में आया, कौन कौन से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं, जैसे वोल्टेइक सेल और गैल्वेनिक सेल। अच्छा, डेनियल सेल भी तो होता है, वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो फर्क क्या है इनमें उनमें, और उसका नाम हमने यहां क्यों नहीं लिखा, है ना। तो देखो अंतर ये होता है कि दो चेंबर होते हैं तीनों में, दोनों में एक एक इलेक्ट्रोड पड़ा होता है, ठीक है। लेकिन यदि एनोड जिंक का हुआ, है ना, और कैथोड कॉपर का हुआ, तो ऐसा गैल्वेनिक सेल ही कहलाता है डेनियल सेल। क्या कहलाता है, डेनियल सेल। यानी हर गैल्वेनिक सेल डेनियल नहीं हो सकता। क्लियर है, हो सकता है नहीं हो सकता। यदि हमने जिंक का एनोड बना दिया और कॉपर का कैथोड बना दिया, तो यही गैल्वेनिक कॉम्बिनेशन कहलाएगा डेनियल सेल, ठीक है। चलो, अब यहां पे लिखो केमिकल सेल में, केमिकल सेल में पहले कुछ बातें लिख लेते हैं, यहां से लिखो बेटा, लिखो। अच्छा बताओ, केमिकल सेल सबसे पहले क्या काम करता है, लिखो इट कन्वर्ट। देखो जितने हम लोग इस्तेमाल करने वाले सेल है ना, जो मार्केट में मिलते हैं सेल, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। लिखो इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट कन्वर्ट chemical energy into electrical energy. The source of chemical energy is, the source of electrical energy is spontaneous. The source of chemical energy is spontaneous exothermic, कॉमा करके लिख लेना, spontaneous कॉमा exothermic redox reaction, रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, कहीं शब्द आ जाए रिडॉक्स तो हमारे मन में क्या आता है, कि यहां ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों हुआ होगा, है ना। अगली बार लिखें बेटा, है ना। अब हम लोग कुछ काम करते हैं, इसको बना डालते हैं, गैल्वेनिक सेल को एक सेट कर लेते हैं, बना लेते हैं। देखो, गैल्वेनिक सेल में दो चेंबर होते हैं, ये दो चेंबर हैं, है ना बेटा, ये दो चेंबर हैं। ये आपका एनोड हो गया बेटा, और इधर आपका ये बेटा कैथोड हो गया। ये क्या हो गया, कैथोड। अच्छा, कैथोड यहाँ किसका होता है बेटा, कैसा होता है, हाँ, और यहाँ एनोड कैसा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का उल्टा है ना। वहां ये निगेटिव था, वो पॉजिटिव था, ध्यान आ रहा। अच्छा, फिर यहां से क्या होगा कि यहां पे एक हम की लगा लें, और यहां पे एक गैल्वेनोमीटर लगा लें, और इस सर्किट को हम ऐसे कर दें। लेकिन अभी सर्किट कंप्लीट नहीं हुई, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ यू टाइप का एक ट्यूब डाल देंगे, यू टाइप का एक ट्यूब डाल देंगे, तो ये यू ट्यूब हो गया, यू ट्यूब हो गया। अब आजकल यूट्यूब का मतलब एक के बाद दिमाग में आती है यूट्यूब, है ना। ये यू टाइप का एक ट्यूब है, ठीक। अच्छा, इसमें क्या पड़ा है, ZnSO4,
अच्छा, इसमें क्या पड़ा है? CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइट, है ना? अच्छा, ये क्या है हमारा? सॉल्ट ब्रिज। ये क्या है? ये हमारा है बेटा सॉल्ट ब्रिज। ये हमारा है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तुम ये कॉम्बिनेशन बना लो। अच्छा, अभी रुक जाओ। अच्छा, ये एनोड है, एनोड पे क्या होता है बताओ बेटा? लियो, है ना? अच्छा, कैथोड पे क्या होता है बेटा? जर। अच्छा, ठीक। अच्छा, जिस चेंबर के अंदर ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ शेल। और जिस चेंबर के अंदर रिडक्शन होता है उस चेंबर का नाम होता है रिडक्शन हाफ शेल। ठीक है। अच्छा, हाफ सेल को कौन जोड़ता है? सॉल्ट ब्रिज। तो ये हो जाता है फुल सेल। क्लियर है? तो ये कॉम्बिनेशन बनाओ, बनाओ। ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो। अब हमने कहा, देखो यहां एक और खास बात होती है। बोलो, जिसका सल्यूशन डाला जाएगा उसी मेटल का इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। जैसे ZnSO4 का इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा है, तो पक्की बात है ये किसका बना होगा? जिंक का। और ये किसका बना होगा? कॉपर का। अच्छा, तो क्या ये गैल्वेनिक सेल डेनियल सेल नहीं हो गया? बताओ, ये गैल्वेनिक सेल डेनियल हुआ कि नहीं हुआ? है ना? अच्छा देखो, हम पढ़ क्या रहे हैं? गैल्वेनिक। बोल क्या रहे हैं? डेनियल। क्लियर है? तो ये होता है। तो अब इसके नीचे लिख दो, ये कौन सा सेल का कॉम्बिनेशन हो गया? ऊपर गैल्वेनिक सेल लिखा है, इस सेल के नीचे लिखो डेनियल सेल। DANIELL, DANIELL। डेनियल सेल, DANIELL, डेनियल सेल। ठीक है। अच्छा, डेनियल सेल किस टाइप का सेल है? गैल्वेनिक सेल, है ना? देखो, गैल्वेनिक सेल तो वो भी हो सकता है कि हम जिंक की जगह कोई दूसरे मेटल का इलेक्ट्रोड बना ले, और ये कैथोड हम किसी दूसरी मेटल का बना ले, तो वो गैल्वेनिक तो रहेगा बट वो डेनियल नहीं होगा। ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखो, नीचे लिखो, इसके नीचे लाइनें लिखना शुरू करो। लिखो, द सेटअप आर डिवाइस। लिखो, द सेटअप, द सेटअप, सेटअप। लिखो, द सेटअप और डिवाइस in which spontaneous redox is carried out, spontaneous redox is carried out to produce electrical energy, to produce electrical energy, is known as galvanic cell or voltaic cell। गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। अच्छा देखो, हम गैल्वेनिक लिखाने में नहीं हमको प्रॉब्लम होती है ना? और वोल्टेइक लिखाने में प्रॉब्लम नहीं होती। बोलने में क्या प्रॉब्लम होती? डेनियल, है ना? क्योंकि डेनियल सेल का फिक्स कॉम्बिनेशन है कि एनोड इनका होना चाहिए और कैथोड इनका होना चाहिए। जबकि गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल में ये प्रॉब्लम नहीं है। एनोड किसी के मेटल का बना हो चलेगा, कैथोड किसी भी मेटल का बना हो चलेगा, बट ये डेनियल सेल में नहीं चलेगा। तो कहीं लिख लो अपने समझने के लिए, क्योंकि ऊपर हम हेडिंग गैल्वेनिक डलवाते हैं, बीच में हम सेल के नीचे डेनियल लिख देते हैं। तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये क्या चक्कर है। तो लिख लो, डेनियल सेल में एनोड जिंक का होना चाहिए, कैथोड कॉपर का होना चाहिए। यदि ये कॉम्बिनेशन है तो वो गैल्वेनिक डेनियल है ना?
तो अब हम कब डेनियल बोलेंगे, कब क्या बोलेंगे? मान लो किसी गैल्वेनिक सेल की कॉम्बिनेशन को मैंने डेनियल बोल दिया, तो बताओ तुम्हारे मन में क्या आया? तुम्हारे मन में ये आया, हो न हो यहाँ एनोड जिंक का है और कैथोड कॉपर का है, जबकि हमने बोला नहीं कुछ, लेकिन तुम ये समझ गए। क्लियर है? लिखो। अब यहां पे हम तुम्हें कुछ केस लिखाना चाहते हैं। लिखो, लिखो बेटा, लिखो। केस नंबर 1, केस नंबर 1, लिखो केस नंबर 1। ठीक है? अच्छा, एक और बात समझ लो, डेनियल सेल का हमेशा ईएमएफ फिक्स होता है 1.1 वोल्ट। ये कहीं लिख लो, ये फिक्स है, ये प्रैक्टिकल डेटा है। मतलब डेनियल सेल को तुम्हें ईएमएफ ना दे तो क्या तुमको याद होना चाहिए? 1.1 वोल्ट। ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ, एक सेल का ईएमएफ होता है और एक आउटर पोटेंशियल भी होता है ना, जिसे एक्सटर्नल पोटेंशियल बोलते हैं, है ना? अच्छा, एक बात बताओ, जब एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा होगा तो ही तो बैटरी चार्ज होगी, है ना? यदि वोल्टेज कम होगा, इसका वोल्टेज ज्यादा होगा तो बैटरी डिस्चार्ज होगी, है ना? अब हम यहां दो पोटेंशियल की बात करेंगे, एक एक्सटर्नल पोटेंशियल और एक सेल का पोटेंशियल, है ना? तो जहां केस 1 लिखा है, केस 1 के पहले एक हेडिंग बना के लिखो, है ना? लिखो रिलेशन बिटवीन, बस एक ही लाइन में सब खत्म हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन ई एक्सटर्नल एंड ई शेल। अच्छा, हाँ ठीक है, लिखो। और इसके अंदर 3 केस हम पढ़ाएंगे आपको। केस 1 पढ़ाएंगे, फिर हम बेटा केस 2 पढ़ाएंगे, और फिर उसके बाद हम बेटा यहां पे केस 3 पढ़ाएंगे, है ना? अभी आपको, अच्छा ये क्या है? एक्सटर्नल सोर्स है और ये अपनी बैटरी का सोर्स है कि हमें बैटरी कितना वोल्टेज बना के दे रही है। अच्छा बताओ, डेनियल सेल का ईएमएफ कितना होता है? 1.1, ये फिक्स है ना? तो लिखो केस नंबर 1, और केस नंबर 1 में लिखो व्हेन 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 ई सेल इज ग्रेटर देन ई एक्सटर्नल। इसी को हम ये एनसीईआरटी ये लिखा है 1.1 वोल्ट इज ग्रेटर देन ई एक्सटर्नल। क्या दोनों भाषा समझ पा रहे हो? है ना? ऐसा लिखा हो तो समझ जाओगे, ऐसा लिखा हो तो समझ जाओगे, क्योंकि अपनी सेल का जो ईएमएफ है वो फिक्स है 1.1। अच्छा, तो क्या होगा? अब इसी के नीचे दो बातें लिखो, यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा? ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ, अब हमारी बैटरी एक्सटर्नल सोर्स के हिसाब से हाई वोल्टेज पे है, तो बताओ सारा काम बैटरी के हिसाब से चलेगा कि एक्सटर्नल सर्किट के हिसाब से चलेगा? बैटरी के हिसाब से चलेगा, है ना? और जहां पे आपको हमने डेनियल से लिखाया है, ये यहां कुछ बातें याद कर लो, जैसे ये एमटीआर है, ये एमटीआर है। एमटीआर मतलब समझते हो ना? मुझे तुम रट लो, ठीक है? ये तुम्हें रटा होना चाहिए। और दूसरी बात, तुमको एक जुगाड़ याद होना चाहिए, सिया। ये सब एमटीआर वाली लिस्ट में है, मतलब इसमें दिमाग लगाने नहीं, बस। सिया का मतलब होता है, आई का मतलब होता है करंट। क्या है? करंट। करंट किधर से किधर चलती है? कैथोड टू एनोड, है ना? कैसे चलती है? कैथोड टू एनोड। अच्छा बताओ, करंट चलेगी ऐसे, आई, तो इलेक्ट्रॉन चलेगा ऐसे। कैसे चलेगा? इलेक्ट्रॉन चलेगा ऐसे। इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड, और करंट कैथोड टू एनोड, है ना? समझ में आ रहा है? अच्छा देखो कैसा हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला,
यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, फिर ये आया, फिर इसमें घुस गया, फिर इधर से ये आया, फिर ऐसे आ गया। तो बताओ पूरा सर्किल कंप्लीट हो गया ना। यानी इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का पूरा रास्ता कंप्लीट हुआ। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। मान लो यदि सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन यहां से आके यहीं फंस जाता, फिर वापस यहां नहीं आ पाता, तो सर्किट नहीं कंप्लीट होता। तो क्या कभी ये ईएमएफ दे पाता, नहीं दे पाता। क्लियर है। तो पहले ये रट लो, है ना, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, लिखो। अब आ जाओ, जहां थे वहां आ जाओ। लिखो केस नंबर 1। अच्छा बताओ, लिखो केस नंबर 1 में लिखो, पहला पॉइंट लिखो। लिखो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड। क्या ये बात सही है, जिंक रॉड टू कॉपर रॉड। अच्छा, जिंक रॉड टू कॉपर रॉड का मतलब क्या है, ब्रैकेट में लिखो एनोड टू कैथोड। समझ में आ रही बात, जिंक रॉड टू कॉपर रॉड। मैं वो भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं जो, देखो ये, देखो ये 3 केस हैं, ये देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये एनसीईआरटी क्या है, ये डेनियल सेल, उसके ये 3 केस, पहला केस, दूसरा, तीसरा। वही भाषा लिखा रहा हूं, इज एम आर का भी चेंज नहीं। क्लियर है। बस ये है कि उसको बस अपने हिसाब से बता दे रहे हैं। लिखो बेटा, पहला लाइन उसमें क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड। इसी को ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, एनोड टू कैथोड, ब्रैकेट बंद। हेंस करंट फ्लो फ्रॉम, करंट फ्लो फ्रॉम, बताओ बेटा, कॉपर रॉड टू जिंक रॉड, कॉपर रॉड टू जिंक रॉड, है ना। आगे इसके क्या लिख लेना चाहिए, कैथोड टू एनोड, वही तुम लिख लो सिया। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात लिखो, जिंक, जिंक डिजॉल्व एट एनोड, जिंक डिजॉल्व एट एनोड, ब्रैकेट में लिखो एनोड बिकम पतला। एनोड, जो एनोड है ना, वो बिकम थिन, पतला, ब्रैकेट बंद। एंड कैथोड, एंड कॉपर डिपॉजिट्स एट कैथोड, एंड कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड, ब्रैकेट में लिखो कैथोड बिकम मोटा। या समझ में आ गया, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये मोटा हो जाएगा, होगा ना। अच्छा, ये कहानी हमने आपको पूरी समझाई थी ना, क्लियर है। अच्छा, होता क्या है, यहां देख लो एक बार, देखो होता क्या है। यहां पे क्या होगा, यहां पे ये एनोड है, तो हम क्या बोलेंगे, एट एनोड। बताओ एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है लियो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहां क्या होगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके कहां पहुंच जाएगा, Zn प्लस प्लस में। क्लियर है। और यहां क्या होता है, जर, यहां कॉपर प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करके पहुंच जाएगी कॉपर में। अब देखो होता क्या है, तुम अंदर की बात समझो। जैसे इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हो, ये Zn प्लस 2 में टूट जाता है और ये Cu प्लस 2 में टूट जाता है। क्लियर है। अब हुआ क्या, ये देखो, जिंक, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करके कॉपर मेटल में पहुंच गया, और ये कॉपर इसके चारों तरफ ऐसे डिपॉजिट हो जाती है। अरे गैस हो तो निकल जाए, और यदि गैस नहीं है, मेटल के फॉर्म में कोई चीज इकट्ठा हो रही, तो वो पक्की बात है कहीं ना कहीं वो जम जाएगी या चिपक जाएगी। ठीक है। अब यहां देखो, यहां क्या हो रहा है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके क्या किस में कन्वर्ट हो गया, Zn प्लस 2। और तुम्हें बताऊं, Zn प्लस 2 इस सोल्यूशन के अंदर टहलता रहेगा। तो बताओ एनोड चेंबर के अंदर किसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, Zn प्लस 2 की, और इस वाले चेंबर के अंदर किसकी कंसंट्रेशन घट जाएगी, Cu प्लस की। अच्छा, Cu प्लस कहां चला गया, सब Cu प्लस Cu में कन्वर्ट होके इस पे चिपक गया, तो टहलने वाला Cu प्लस
बचा ही नहीं। तो यहां क्या है, कॉपर की कंसंट्रेशन, कॉपर प्लस प्लस की कंसंट्रेशन इस सोल्यूशन में कम है, जबकि इसके अंदर Zn प्लस प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा है। क्यों? ये रॉड धीरे धीरे गल रही है और ये कॉपर प्लस प्लस में कन्वर्ट हुई जा रही है। इसीलिए जब बैटरी कोई काम करती हो तो उसके एनोड वाले चेंबर की तरफ हाथ रखोगे कि थोड़ी सी गर्म लगेगी। कैसी लगेगी? थोड़ी सी गर्म लगेगी, क्योंकि यहां हाई कंसंट्रेशन है किसका? Zn प्लस प्लस का, और यहां लो कंसंट्रेशन है Cu प्लस प्लस का। क्लियर है? तो ये कहानी सबको समझ में आ गई? चलो आगे आ जाओ। अब यहां समझो, तो ये दोनों पॉइंट समझ में आए? बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गए। अब लिखो केस नंबर 2, ये याद रखना, ये सवाल पूछे जाएंगे। लिखो केस नंबर 2, लिखो केस नंबर 2, लिखो when E external केस नंबर 2 क्या लिख रहे हैं? when E external इक्वल टू E cell, मतलब क्या हमने बोला? E external बराबर हो जाए 1.1 वोल्ट के, ये बात हमने बोला। अच्छा बताओ अब क्या होगा? हाँ, तो लिखो पहला पॉइंट, पहला क्या लिखोगे? नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा? नहीं होगा, तो करंट बनेगी ना। तो लिखो पहला पॉइंट, लिखो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉमा नो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड, नो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक। नंबर दो, नो केमिकल रिएक्शन, नो केमिकल रिएक्शन, नो केमिकल रिएक्शन अकर, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। अच्छा बताओ, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन के नाम पे कौन सी दो रिएक्शनें होती हैं? एक ऑक्सीडेशन, एक रिडक्शन, बस यही दो होती हैं। आगे लिखो, अगला लिखो भैया। अगली हेडिंग है, तीसरी हेडिंग, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में अब एक ही केस बचा है ना? अच्छा बताओ केस नंबर 3 क्या है? बताओ, अपने मन से बताओ। हाँ हाँ, क्या होगा? अब हम ई सेल को क्या, ई एक्सटर्नल को क्या कर दें? बड़ा कर दें। किससे? ई सेल से। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, है ना? अब देखो अच्छा क्या होगा जानते हो? पूरी कहानी उलट जाएगी। जहां ऑक्सीडेशन हो रहा था वहां रिडक्शन होने लगेगा, जहां रिडक्शन हो रहा था वहां ऑक्सीडेशन होने लगा, जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा था ऊपर वाले में उसका, यानी ये क्या है? इसमें लिखो रिवर्स केस ऑफ केस 1। इसमें लिखो, इसमें लिखो, लिखो जस्ट अपोजिट केस ऑफ, जस्ट अपोजिट टू केस फर्स्ट, जस्ट अपोजिट टू केस फर्स्ट। अच्छा क्या बताओ, हमें पढ़ाने की जरूरत है? हाँ। अब इसमें क्या होगा? अब यहां पे जहां कैथोड, जो कैथोड था अब वो एनोड काम करने लगेगा, जो एनोड था वो कैथोड काम करने लगेगा। सिया का जस्ट उल्टा हो जाएगा, करंट एनोड टू कैथोड चलेगी, इलेक्ट्रॉन कैथोड टू एनोड चलेगा। क्लियर है? तो इसके नीचे लिख लो, पहले तो ये लाइन लिख लिया, जस्ट अपोजिट केस नंबर 1। तीसरा केस पहले केस का जस्ट अपोजिट है। नीचे लिखो कैसे, लिखो नंबर 1, लिखो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक रॉड। बताओ केस पहले का उल्टा है कि नहीं? है ना? नंबर 1 लिखो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक रॉड, कॉपर टू जिंक रॉड, एंड करंट फ्लो फ्रॉम, हाँ हाँ हाँ, एंड करंट फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर रॉड। अच्छा एक बात बताओ, पहले कॉपर डिपॉजिट हो रहा था, अब कौन डिपॉजिट होगा? Cu। और जो डिपॉजिट हो रहा है वो रिडक्शन है, और जो आयन के फॉर्म में जा रहा है वो ऑक्सीडेशन है। के लिखो नंबर 2,
zinc is deposited at zinc electrode and copper dissolve at copper electrode. आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो ये 3 केस हमने बीच में पढ़ा है ना। अब अगली लाइन से लिखो, केस खत्म हुए, अब अगली नॉर्मल लाइन पे आ जाओ। लिखो इन अ सिंपल गैल्वेनिक सेल। अच्छा, ये तीनों केस हमने किसके लिए पढ़ा है? डेनियल सेल के लिए। कब डेनियल को गैल्वेनिक बोलना, कब गैल्वेनिक को डेनियल बोलना, तुम्हें समझ आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी हम डेनियल बोल जाते हैं, कभी कभी हम गैल्वेनिक बोल जाते हैं, तो तुम्हें अंतर करना है कि हमने ये बोला तो क्या बोला। क्लियर है? तो लिखो अगला पॉइंट, लिखो इन अ सिंपल गैल्वेनिक सेल, लिखो इन अ सिंपल गैल्वेनिक सेल देयर आर टू हाफ सेल, नई लाइन से लिखो, each half cell contain each half cell contain a metallic rod in a electrolyte solution, one is known as oxidation half cell, and other is known as reduction half cell, ठीक है। अगली लाइन से लिखो, when the circuit is completed, अच्छा, इस सर्किट को कंप्लीट करने वाला कौन है? सॉल्ट ब्रिज, लेकिन उसको अलग से पढ़ाएंगे। लिखो व्हेन द सर्किट इज कंप्लीटेड। अच्छा, एक बात बताओ, जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा गैल्वेनिक सेल अपनी वर्किंग में आ जाएगा ना, काम करने लगेगा। लिखो व्हेन द सर्किट इज कंप्लीटेड, दैट इज गैल्वेनिक सेल इज वर्किंग, कॉमा फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन, है ना। जैसे ही गैल्वेनिक सेल काम करना शुरू करेगा तो समझ लो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, है ना, होना प्रारंभ हो गया सेल के अंदर, और इसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। सेल की केमिकल रिएक्शन के नाम पे 2 ही रिएक्शन है, या तो ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन, है ना। तो लिखो अब नंबर 1, अब 1 2 3 करके पॉइंट लिखो। अब लिखो नंबर 1, क्या क्या हमको रिजल्ट ऑब्टेन होंगे। लिखो इन द ऑक्सीडेशन हाफ सेल, लिखो इन द ऑक्सीडेशन हाफ सेल जिंक रॉड लूजेज इट्स मास ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ड्यू टू ऑक्सीडेशन, जिंक कन्वर्ट इंटू जिंक प्लस टू, समझ में आ रहा? भाई ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? लियो होगा, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके Zn+2 में पहुंच गया होगा, है ना। एंड कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 and concentration of Zn+2 increases in solution, ठीक है। अब पहली लाइन पढ़ो, देखो ऐसा तो नहीं कुछ समझ में ना आया हो, पढ़ो।
जैसे ही सेल को सर्किट कंप्लीट हुआ, सेल काम करना शुरू कर दिया, वैसे ही ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन होने लगा, कैथोड पे रिडक्शन होने लगा। जैसे एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके Zn की रॉड, है ना, अपना मास धीरे धीरे लूज करने लगी इन द फॉर्म ऑफ Zn+2। क्लियर है ना। और यही टूट टूट के Zn कहाँ आने लगा, सोल्यूशन में आने लगा। तो Zn+2 की कंसंट्रेशन कहाँ बढ़ गई, सोल्यूशन के अंदर। जैसे ऐसे समझो ना, जैसे ऐसे समझो, यहाँ देखो, यहाँ आ जाओ, देखो ये सेल बना है, ये सेल, जैसे बताओ यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा, ये टूट टूट के बेचारी यहाँ गल गल के ऐसे गिर रही है, तो ये पतली नहीं हो जाएगी, है ना। तो एनोड वाला टर्मिनल क्या होगा, दुबला हो जाएगा यदि निकालो उसे तो। और कैथोड वाला टर्मिनल कैसा होगा, मोटा होगा, क्योंकि वहां पे डिपोजिशन हो गया। नंबर 2 लिखो बेटा। अच्छा यहाँ एक इक्वेशन ये जरूर लिख लेना, ये वाली, Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके कहां पहुंच गया, Zn++। अच्छा एनसीईआरटी इसको ऐसे लिखता है, Zn, और ऐसे लिखेगा Zn+2, और यहां लिखेगा +2 इलेक्ट्रॉन। दोनों बातें सेम है, जो चीज इधर माइनस में होगी वही चीज तो इधर प्लस में होगी। तो इलेक्ट्रॉन को, अच्छा यहां लिखना अच्छा लगता है, लॉस का मतलब माइनस दिख रहा होता है ना, यहां से तो लग रहा है जैसे गेन हो गया, ये गलत बात है, ऐसे समझा करो। जबकि यही बात ये भी है, बट ऐसे समझो। क्लियर है, ये रिएक्शन लिख लो। अच्छा एक और यहां बात समझ लेना, जब जिंक रहेगा तो ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, और जैसे ये Zn+2 में जाएगा ये कैसा हो जाएगा, एक्वस। तो आज के बाद आयनों को किस फॉर्म में लिखोगे, एक्वस। ठीक है। नंबर 2 लिखो, नंबर 2, इन द रिडक्शन हाफ सेल, in the reduction half cell, comma, copper rod gain its mass, copper rod gain its mass and concentration of, and copper and concentration of Cu++ decreases in the solution, decreases in the solution। समझ में आ रहा, ठीक है। नीचे एक इक्वेशन लिखो, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ। कॉपर क्या हो रहा है, Cu++, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, और एक किसमें कन्वर्ट हुआ जा रहा है, Cu में, और यही Cu कैथोड के चारों तरफ चिपक जाता है, ये लिख लो। अच्छा यहां क्या लिखेंगे इसके नीचे बताओ, हमने लिखना सिखाया, और इसको कैसे लिखेंगे, सॉलिड। ठीक है। तीसरा पॉइंट, देखो देयर इज अ, लिखो बेटा, देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लिखो, देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, थ्रू एक्सटर्नल सर्किट opposite to flow of electron, opposite to flow of electron, flow of electron, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके आगे लिख लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ब्रैकेट में लिखो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अरे करंट कहां से कहां फ्लो करेगी भैया, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अच्छा एक बात बताओ, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो कर रही है, और करंट कहां से कहां फ्लो कर रही है, कैथोड टू एनोड। तो हाई पोटेंशियल में कौन है, कैथोड, और लो पोटेंशियल पे कौन है, एनोड। समझ में आ गया, हाई पोटेंशियल पे कौन है, कैथोड, और लो पोटेंशियल पे कौन है, एनोड। क्लियर है। जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होगा करंट का फ्लो नहीं होगा। जैसे 2 टंकियां बराबर भरी है ना, और आपस में मिला दो ना, इसका पानी इसमें जाएगा ना इसका पानी इसमें जाएगा, इसका मतलब दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है, तो फ्लो ऑफ पानी नहीं हुआ। अब मान लो एक का पानी यहां है, एक का पानी यहां है, अब बीच में कनेक्शन मार दो, पाइप जोड़ दो, तो जो हायर पोटेंशियल पे होगा
उससे लोअर पोटेंशियल के साइड पानी बहने लगेगा। तो यही पानी ही अपना क्या है, इलेक्ट्रिक करंट मान लो, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, अगला लिखो चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट लिखो, द सॉल्यूशन इन बोथ कंपार्टमेंट, द solution in both compartment remains electrically neutral, remains electrically neutral, remains electrically neutral due to salt bridge, due to salt bridge, है ना, ड्यू टू सॉल्ट ब्रिज। जानते हो सॉल्ट ब्रिज सर्किट को तो कंप्लीट करता है, ये बात तो सही है। जैसे कान हमारा सुनता है, ये बात सही है, लेकिन कान सुनने के साथ साथ एक और काम करता है, बॉडी बैलेंस को भी मेंटेन करता है। लेकिन हम जानते मेनली किस काम से जानते हैं, सुनने, लेकिन मेन काम उसका बॉडी बैलेंस का है। कान का मेन काम क्या है, बॉडी बैलेंस, है ना। लेकिन हम यदि एक बार में पूछा जाए तो हम क्या एक जवाब देंगे, सुनने, जबकि ये सेकेंडरी काम है। प्राइमरी काम कौन है, बैलेंस, बॉडी को, बॉडी के पोस्चर को बैलेंस रखता है। बॉडी बैलेंस के तुम्हारे शरीर में दो ऑर्गन है, एक तो कान हो गया और दूसरा सेरेबेलम है। कौन है, सेरेबेलम। जब आदमी दारू पीता है तो उसका सेरिबेलम ही तो खटखट खटखट वहां, जैसे मान लीजिए किसी आदमी को कोई चीज ना पसंद हो और उसके सामने वही चीज रख दो और उस तो क्या करेगा, वो छटपटाएगा ना। तो ये जो नशा होता है ना, नशा इज द छटपटाहट ऑफ सेरेबेलम। सेरेबेलम परेशान होता है। जब सेरेबेलम परेशान होगा तो बॉडी पोस्चर में नहीं होगी, ऐसे ऐसे करेगा, क्योंकि सेरेबेलम भी ऐसे ऐसे कर रहा है। इसी को नशा कहते हैं। बेवकूफी का लिमिट क्रॉस है, देखो क्लियर है, वो समझ में आ गया। लेकिन इसी को ही वो मजा बोलते हैं कि दारू पी के मजे लेते हैं। लिमिट देखो, बेवकूफी की चरम सीमा पर लिमिट है। आपका आर्गन लीवर, हर सेल मर रही है, वो लीवर की सेल दारू को देख लेना तो समझ लो वो जहर जैसी उसे लगती है, देख ले तो जहर जैसी लगती है, और वहीं आ जाए तो क्या होगा, क्लियर है। तो लीवर सेल खराब होती हैं, सेरेबेलम तो डिस्टर्ब होके, जैसे सबसे ज्यादा नुकसान लीवर को होता है, क्लियर है। अरे गदहा, नाम बदल लोगे तो क्या दारू बदल जाएगी? बीड़ी का नाम सिगरेट रख लोगे तो क्या, नहीं, बीड़ी का नाम सिगरेट रख लोगे तो क्या बीमारियां खत्म हो जाएंगी? दारू कहते नहीं, दारू नहीं पीते, हम आजकल एल्कोहल ले रहे हैं, अरे हद है। हैं? देखो तो क्या होता है ना, हर चीज की खराब है, क्लियर। आगे देखो, लिखो नेट रिएक्शन। क्या लिखोगे, नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शन। अच्छा बताओ, एट एट इनोड क्या हुआ था, बताओ बेटा क्या हुआ था। Zn 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके कहां पहुंच गया था, Zn प्लस प्लस में। एट कैथोड, कैथोड पे क्या हुआ, कॉपर प्लस प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करके कहां पहुंच गया, Cu में। अच्छा देखो, ये माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन, ये प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, तो इधर क्या बचा, Zn प्लस Cu प्लस प्लस, फिर यहां क्या बचा, Zn प्लस 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 Cu। ठीक है। अच्छा बताओ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों का ये रिजल्ट है ना, तो ये क्या हुआ, रिडॉक्स, क्लियर है, ये क्या हुआ, रिडॉक्स।